हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय वाजपेयी हाजिर हूँ कक्षा 11 से संबंधित अपना दूसरा लेक्चर यूट्यूब पर लेकर। आज हम लोग भौतिक नियमों की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। भौतिक नियमों की मतलब भौतिकी से संबंधित जो नियम हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है। प्रकृति का मतलब उनके स्वभाव से मतलब होता है। तो देखिए, जो भौतिक नियम है, सबसे पहली बात, भौतिक नियम जो होते हैं वो सार्वत्रिक होते हैं। सार्वत्रिक का मतलब सब जगह अप्लाई होने वाले, अर्थात इस संपूर्ण ब्रह्मांड में उन नियमों को हम जहाँ पर भी लगाएंगे, अब जो नियम जिस चीज़ के लिए बने हैं उसी पर अप्लाई होंगे। तो इस संपूर्ण ब्रह्मांड में कहीं पर भी अगर हम उन नियमों को क्या करेंगे, लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, तो वो बिल्कुल 100% अप्लीकेबल होंगे। ऐसा नहीं है कि वो नियम सिर्फ आपके पृथ्वी या आसपास के क्षेत्र में ही जो है प्रभावी होंगे, वो संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए आपके जो है सत्य होंगे। इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, सार्वत्रिक नियम कहते हैं। आप अपने बोर्ड पे देख सकते हैं कि भौतिकी के जो मूल नियम होते हैं वो क्या होते हैं, सार्वत्रिक होते हैं। अब देखिए, ये जो सार्वत्रिक नियम है, इन सार्वत्रिक नियमों को हम क्या करते हैं, छोटे छोटे समीकरण बनाते हैं। इन नियमों को प्रदर्शित करने के लिए कुछ राशियां लेते हैं और उन राशियों को जोड़ के, घटा के, गुणे के रूप में, भाग के रूप में लिखकर हम क्या करते हैं, उनसे कुछ समीकरण बनाते हैं। और वो समीकरण उनकी प्रकृति को बहुत अच्छे से डिफाइन करते हैं। और इसका फ़ायदा हमें एक ये मिल जाता है कि यदि कुछ राशियों की जानकारी हमें हो, तो अगर एक दो राशियां ऐसी हैं जिनकी जानकारी नहीं है, तो इन समीकरणों की सहायता से हम उनकी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद ये जो आपके प्रकृति के मूल नियम हैं, और ये किस पर डिपेंड है, राशियों पर। तो कुछ राशियां ऐसी होती हैं जो क्या होती हैं, जिनके मान में कभी भी कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात वो क्या होती हैं, नियत होती हैं। तो जो आपकी राशियां क्या होंगी, नियत होंगी, उन्हें नियत राशियां या संरक्षित राशियां कहते हैं। संरक्षित का मतलब जो संरक्षित हों, जिनके मान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होने की संभावना ना हो, तो वो सभी राशियां आपकी क्या कहलाती हैं, संरक्षित राशियां कहलाती हैं। और संरक्षित राशियों को मिलाकर जो हम समीकरण बनाते हैं, जो हम नियम बनाते हैं, उन नियमों को हम लोग क्या कहते हैं, संरक्षित नियम कहते हैं। अब हमारी भौतिकी में बहुत सारे नियम हैं जो संरक्षित हैं। तो आज अब इसके पश्चात हम यही देखेंगे कि हमारी भौतिकी में जो नियम संरक्षित हैं उनमें से कुछ नियमों को देखेंगे और वो किससे संबंधित हैं, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, परिचर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जो हमारा पहला नियम है वो है यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम से क्या मतलब है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, ऊर्जाएं जो हैं, यांत्रिक ऊर्जाएं सामान्यतः जो ऊर्जा होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, और दूसरे प्रकार की जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, गतिज ऊर्जा। ठीक, तो ये जो स्थितिज ऊर्जा है और गतिज ऊर्जा है, इनका जो योग होता है वो सदैव क्या होता है, वो आपका यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। और इनका योग सदैव क्या होता है, संरक्षण के नियम का अनुपालन करता है। कैसे, अब इस बात को समझ लीजिए। मतलब यह है कि जो भी वस्तु होगी तो वस्तु में क्या होगी, यांत्रिक ऊर्जा। अब जैसे ये एक छोटी सी चौक हम ले लें, ध्यान दीजिएगा, मेरे हाथ में ये क्या है, चौक। इस चौक को मैंने पकड़ रखा है, तो चौक को पकड़ रखा है तो चौक में कैसी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। और चूंकि ये गतिमान है नहीं, इसलिए इसमें गतिज ऊर्जा इस समय क्या है, शून्य है। मगर यदि इस चौक को हम थोड़ा सा बल लगा के क्या करें, ऊपर की ओर उछालें, तो आपने देखा ये ऊपर गई और ऊपर जाने के बाद उच्चतम बिंदु पर रुकी, उसके बाद पुनः मेरे हाथ पर वापस आ गई। तो क्या हुआ, जो स्थितिज ऊर्जा थी, जब हमने इस पर कुछ बाह्य बल लगाया तो गतिज
गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हुई। गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होते होते उच्चतम बिंदु पर उसकी ऊर्जा फिर से 0 हुई और वो नीचे फिर आना प्रारंभ हुई, उसकी गतिज ऊर्जा फिर बढ़ी और अंत में फिर क्या हो गई, रुक गई, मतलब गतिज ऊर्जा फिर 0 हो गई और स्थितिज ऊर्जा इसमें आ गई। तो मतलब जैसे जैसे इसको हमने मूव कराया तो स्थितिज ऊर्जा क्या हुई, कम पड़ती गई, स्थितिज ऊर्जा खत्म होती गई और वो किस में बदलती गई, गतिज ऊर्जा में बदलती गई। और जब ऊपर से नीचे आई, पहले गतिज ऊर्जा बीच में स्थितिज ऊर्जा में बदली और फिर इस जो है, तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कभी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जा रही है, कभी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जा रही है, मगर इन दोनों का जो कुल योग होगा उसके मान पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि यांत्रिक ऊर्जा जो होती है वो संरक्षित होती है, अर्थात स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जाओं का योग सदैव संरक्षित रहता है, स्थिर रहता है, उन टोटल मान में कभी कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, ये हो सकता है कि गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाए या स्थितिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाए, मगर उनका सम्मिलित मान कभी भी परिवर्तित नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो इसे हम लिखने में कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे तो मैंने लिख दिया, यहाँ पे सिर्फ हेडिंग पढ़े हैं तो आप ध्यान दे दीजिए कि यांत्रिक ऊर्जा से तात्पर्य गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा से होता है। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम यह कहता है कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के मान का योग सदैव क्या होता है, नियत होता है। तो इस बात को आप यहाँ पे क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब हमारा जो दूसरा नियम है वह है ऊर्जा संरक्षण का नियम। आप सभी पढ़ते आए हैं ऊर्जा संरक्षण के नियम के बारे में। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि ऊर्जा सदैव संरक्षित होती है। अब ऊर्जा सदैव संरक्षित होती है तो कुछ लोग कहते हैं कि हमारे घरों में विद्युत धारा आती है, हम उसका उपयोग करते हैं, वो खर्च होती है, तभी तो बिजली का बिल आता। अगर खर्च ना होती तो बिजली का बिल क्यों आता। ठीक, बैटरी में हमारी ऊर्जा होती है, बैटरी कुछ समय के पश्चात क्या होता है, डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये आपकी ऊर्जा क्या हो रही है, नष्ट तो हो रही है, मगर नहीं, ये हमारी सोच का फर्क है। वास्तव में जरा ध्यान दीजिए, ऊर्जा संरक्षण का नियम पहले कहता क्या, इसका स्टेटमेंट क्या है, हम ये ध्यान देते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम जब लिखेंगे हेडिंग डाल के तो लिखेंगे ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार ऊर्जा को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो अब यहाँ पे ये तो आपका स्टेटमेंट हो जाएगा, आप लिख लेंगे। अब ये क्यों, कैसे संरक्षित है, ये जो बात कही गई कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सूर्य से हमें सौर ऊर्जा मिलती है, घरों के ऊपर हम सौर पैनल लगा देते हैं और वो सौर पैनल क्या करता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है और विद्युत ऊर्जा में बदलने के बाद वो जो बैटरा आप नीचे घर में रखते हो वो उस बैटरी में प्रवेश करता है और बैटरी में क्या करता है, बैटरी को आवेशित कर देता है। ठीक है, बैटरी को आयनित कर देता है। वास्तव में बैटरी में होता क्या है, या तो हम लोग जल डालते हैं और शुरुआत में तेजाब डालते हैं। तो जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ये H+ और क्या OH- आयनों में विभक्त होता है और H2SO4 H+ और HSO4- आयन में क्या होता है, विभक्त होता है। तो क्या हुआ, सौर ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदली, विद्युत ऊर्जा ने आके हमारे बैटरी में क्या किया, आयन डेवलप किए, अर्थात बैटरी में उसने क्या किया, रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न कर दिया। सौर ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदली, विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदली। अब जब हम इन्वर्टर ऑन करते हैं, लाइट चली जाती है तो क्या होता है, ये जो आपके हैं H+ और HSO4- आयन या H+ और OH- आयन ये फिर से मिलते हैं। जैसे ही मिलते हैं तो फिर H2SO4 बना और इनके ऊपर के चार्ज खत्म हो गए, अर्थात ये आयनन की प्रक्रिया इनमें समाप्त हो गई। तो रासायनिक ऊर्जा क्या हुई, अब जब दो चीज़ें मिलेंगी, तो आपने केमिस्ट्री पढ़ रखी है थोड़ी बहुत कि जब दो चीज़ें
चीज़ें मिलती हैं किसी समीकरण में तो उसमें कुछ ऊर्जा क्या होती है, अवमुक्त होती है। तो ये जो अवमुक्त ऊर्जा है वो हमें क्या होती है, इन्वर्टर के रूप में वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। वो विद्युत ऊर्जा हमारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में जाती है और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को क्या करती है, चलाने का कार्य करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है ना, वो नष्ट नहीं हो रही है। तो ये आपका ऊर्जा संरक्षण के नियम को प्रदर्शित करता है। अब तीसरी बात है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। रेखीय संवेग से अभी आप लोग अनभिज्ञ हैं, अब पढ़ेंगे इसके बारे में। रेखीय संवेग को P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर क्या होता है, M × V, मतलब किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है और उस वस्तु का वेग का जो गुणनफल होता है वो क्या कहलाता है, रेखीय संवेग कहलाता है। तो ये कहा जाता है कि अगर बाहर से किसी भी निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य न कर रहा हो तो उस निकाय का जो रेखीय संवेग अर्थात उसके द्रव्यमान और उसके जो वेग का गुणनफल होता है वो सदैव क्या होता है, संरक्षित होता है, अर्थात इसके मान में किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम क्या कह सकते हैं, रेखीय संवेग संरक्षण नियम में हम लिखेंगे क्या इसके स्टेटमेंट में कि यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए तो निकाय का रेखीय संवेग सदैव संरक्षित रहता है। तो हेडिंग ये हो जाएगी और हेडिंग के अंदर क्या लिखना है वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद देखिए कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, इसके बारे में भी अभी आप आगे पढ़ेंगे तो शॉर्ट में मैं बता दे रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पे भी लिखेंगे कि किसी निकाय पर यदि बाह्य बल ना लगाया जाए तो उसका कोणीय संवेग क्या रहता है, संरक्षित रहता है। कोणीय संवेग कहाँ पे उत्पन्न होता है, जैसे आप दरवाजे वगैरह घुमाते हो तो जब किसी एक फिक्स पॉइंट के चारों ओर कोई चीज़ क्या करती है, मूव करती है, तो वहाँ पे आपका बलाघूर्ण लगता है और जो संवेग वहाँ पे उत्पन्न होता है वो आपका क्या होगा, कोणीय संवेग होगा। अब इसके बाद क्या नंबर आता है जरा ध्यान दीजिए, आवेश संरक्षण का नियम। तो आवेश संरक्षण का नियम भी ऊर्जा संरक्षण के जैसे ही है कि आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता और ना ही क्या किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। आवेश सदैव क्या होता है, संरक्षित होता है। ठीक, अब आवेश संरक्षण का मतलब, आवेश का मतलब ये आपके पॉजिटिव चार्ज और जो निगेटिव चार्ज ये सब किस श्रेणी में आते हैं, आवेशों की श्रेणी में आते हैं और आवेश सदैव क्या होगा, संरक्षित होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो आपको इस प्रकार से इन पांचों बिंदुओं की हेडिंग डाल के उनके बारे में लिख लेना है और भौतिकी के मूल नियम की प्रकृति के बारे में ये मैंने आपको यहाँ पे लिखा ही है, आप देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। तो जल्द ही हम हाजिर होंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।